नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के लेक्चर में। आज के लेक्चर में हम जानने वाले हैं नीति शास्त्र को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में कि वो कौन-कौन से कारक हैं जो नीति शास्त्र को प्रभावित करते हैं। सबसे पहला कारक आ जाता है धर्म। क्या आ जाता है? धर्म। जो धर्म है वो अक्सर व्यक्तियों के नैतिक मूल्यों को आकार देते हैं। जो धार्मिक ग्रंथ हैं वही धार्मिक ग्रंथ क्या सही है और क्या गलत है इस आचरण के बारे में बताते हैं। जैसे एग्जाम्पल हम देखें तो हम देखें जैन धर्म के बारे में। किसके धर्म के बारे में? जैन धर्म के बारे में। तो यहाँ पर किसकी बात करी गई है? पूर्ण अहिंसा की बात करी गई है, इसलिए वो कभी भी मांसाहार का सेवन नहीं करेंगे। जैसे कि अगर हम करें इस्लाम में बात, मांसाहार तो वहां पर अलाउड है खाना, परंतु देखें तो हलाल और हराम फिर ऐसी बातें उसमें आ जाती हैं। तो यही तो हमें बताता है, ये सिर्फ मांसाहार के उस बात में नहीं है, और भी सब बातों पे लागू होता है। तो यही तो हमें बताता है कि कौन सी चीज सही है और कौन सी चीज गलत है। तो इस प्रकार से धर्म भी नैतिकता पर प्रभाव डालता है, नीति शास्त्र पर प्रभाव डालता है। ठीक है। फिर आ जाती है परंपराएं और संस्कृति। क्या? परंपराएं और जो संस्कृति होती है वो भी नीति शास्त्रीय मानदंडों को गहरे रूप से प्रभावित करती है। जैसे किसी समाज में किसे स्वीकार किया जाएगा, कौन सा आचरण जो है वो स्वीकार्य है और कौन सा आचरण स्वीकार्य नहीं है, ये हमें वहां की परंपराएं और संस्कृति वहां की बताती है। जैसे कि हम देखें, पश्चिमी संस्कृति को देखें और भारतीय संस्कृति को देखें तो दोनों अलग अलग है। पश्चिमी जो संस्कृति है उस संस्कृति में व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर बहुत ज्यादा बल दिया जाता है कि व्यक्ति जो है उसको स्वतंत्र माना जाए और वो जैसा करना चाहे वैसा करा जाए। तभी तो वहां पर क्या होता है, न्यूक्लियर फैमिली या सिंगल फैमिली वगैरह का चलन है। मगर इंडिया में देखें तो हमारे यहाँ सामूहिक संस्कृति को और परोपकारिता को यहाँ पर बहुत ज्यादा बल दिया जाता है ना। जैसे बुढ़ापे में भी माँ बाप के साथ रहना और ये सब चीजें अपने यहाँ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, वहां नहीं है। तो क्या वो गलत है, क्या सही है? वो सब अलग अलग समाज की अलग अलग संस्कृतियां होती हैं और वो संस्कृति फिर जो है वहां के नीति शास्त्रीय जो सिद्धांत है उन पर प्रभाव डालती है। तो इस प्रकार से परंपराएं और संस्कृति प्रभावित करती हैं। ठीक है साहब, आगे आ जाते हैं। फिर आ जाता है कानून और संविधान। जिस देश में आप रह रहे हैं उस देश का कानून और उस देश का संविधान भी नैतिक मानकों को प्रभावित करते हैं या वो दर्शाते भी हैं। समझ रहे हैं ना? कुछ भी कानून बनता है समानता का, स्वतंत्रता का, तो वो आखिरकार प्रभावित कहां से होता है? तो वो होता है किससे? नीति शास्त्र से। और यह चीजें नीति शास्त्र को प्रभावित करती है। जैसे अपने यहाँ स्वतंत्रता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, समानता का अधिकार है ना। और अगर देखें तो नीति शास्त्रीय रूप से देखें तो भी भाई सब लोगों को तो समानता का अधिकार होना चाहिए ना, सब लोगों को स्वतंत्रता का अधिकार होना चाहिए ना। हाँ, तो ये सब चीजें देखिए, नीति शास्त्र भी ये मानता है और कानून भी ये मानता है। नीति शास्त्र, ये कानून जो है अपना संविधान देता है ये अधिकार, तभी तो फिर नीति शास्त्र का ये पालन हो रहा है ना। तो इसी प्रकार से कानून और संविधान किसी देश का होता है वो भी उस नीति शास्त्र जो होता है उसके ऊपर असर डालता है, प्रभावित होता है। समझ में आया आपको बात? ठीक है। जैसे भ्रष्टाचार, भेदभाव और जो है इसके खिलाफ कानून न्याय और समानता के नैतिक विचारों पर आधारित होते हैं कि भाई भ्रष्टाचार होगा या भेदभाव होगा तो समानता का अधिकार कहाँ होगा? फिर तो जो लोग पावरफुल है उनके साथ अच्छा व्यवहार होगा और जो लोग गरीब है, पावरफुल नहीं है, उन लोगों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं होगा। तो फिर तो समानता का अधिकार नहीं हुआ ना। तो इस प्रकार से कानून और संविधान भी किसी जो है किसी भी देश की संस्कृति हो गई या फिर हम कहें कि नीति शास्त्रीय मानकों को प्रभावित करते हैं। फिर नेतृत्व भी प्रभावित करता है, यानी कि उस देश को, उस समाज को किस प्रकार के नेता मिले, किस प्रकार के नेता मिले हैं, यह भी तो प्रभावित करता है। देखिए भारत में कैसे कैसे नेता मिले, नेहरू जी जैसे उदारवादी, गांधी जी जैसे अहिंसा के पुजारी, इस प्रकार के हमें नेता मिले। और किन्हीं देशों में आप देखोगे तो वहां पर अलग तरीके के नेता दिखेंगे। तभी तो आप तुलना करोगे कि भारत जो है वो एक लोकतंत्र बना रहा, आज तक लोकतंत्र बना है ना, आजादी के 70 सालों बाद में, क्योंकि हमें जो नेता मिले स्टार्टिंग में वही लोकतांत्रिक थे, वो अपने विचारों में बहुत उदार हुआ करते थे। और वहीं हमारे साथ जो है वो देश आजाद हुआ पाकिस्तान, उसकी देखिए आज क्या हालत है। क्या हालत है पाकिस्तान की? है वहां लोकतंत्र है? नहीं है। बांग्लादेश की देखिए क्या हालत है? नहीं है। हम देखिए म्यांमार की देखिए क्या हालत है, अफगानिस्तान की देखिए क्या हालत है। तो जो नेता हैं वो नेता भी नीति शास्त्र जो है वहां की एथिक्स है उस पर प्रभाव डालते हैं। भाई जिस देश का राजा ही चोर हो, भाई ऐसा ही कहा गया है ना, जिस देश का राजा चोर हो उस राज्य में तो चोरी करने वाले को इनाम दी जाती होगी। हनुमान जी ने रावण की सभा में ये कहा था ना। हाँ, आप इस प्रकार के जो चीजें हैं वो एथिक्स में इस्तेमाल कर सकते हैं कि रावण की सभा में हनुमान जी ने ये कहा, इस प्रकार से आप ये डाल सकते हैं वहां पर, है ना। तो ये सब चीजें हो गई। तो ऐसे नेतृत्व भी प्रभावित करता है कि नेता कैसा है। नेता ईमानदार है तो जनता भी ईमानदार होगी और ईमानदारी को वहां पर प्रश्रय दिया जाएगा। ठीक है। फिर आ जाता है दर्शन शास्त्र। जो दर्शन शास्त्र है, दुनिया के सभी प्रकार के दर्शन शास्त्र हो गए, अलग अलग प्रकार के दर्शन शास्त्र है। जैसे अगर भारत में करें तो बौद्ध दर्शन है। क्या है? बौद्ध दर्शन।
जैन दर्शन, अगर ऐसे हम करें तो पश्चिमी दर्शन जो है, क्या जो पश्चिमी दर्शन है वो भी प्रभावित करते हैं। चीन का दर्शन हो गया, है ना, ये सब चीजें जो है, ये सारे दर्शन शास्त्र हैं, वो भी प्रभावित करते हैं हमारी नीति शास्त्रों को, हमारी नैतिकता जो है वो इसको प्रभावित करते हैं। जैसे अरस्तु का सद्गुण का सिद्धांत है, तो वो नैतिकता उसमें बताया था ना कि सद्गुण जो है वो साहस, ईमानदारी, निष्पक्षता, ये सद्गुण है, ये होना चाहिए, न्याय होना चाहिए, है ना, साहस होना चाहिए। गांधी जी सत्य और अहिंसा के बारे में बताते हैं। तो ये दर्शन भी प्रभावित करते हैं नीति शास्त्र को। समझ में आई आपको बात? ठीक है। फिर आ जाता है भूगोल। क्या आ जाता है? भूगोल। भूगोल मतलब उस क्षेत्र की ज्योग्राफी, कैसे क्षेत्र में आप रह रहे हो, वह भी आपकी दर्शन शास्त्र को निर्धारित करते हैं, नैतिकता को निर्धारित करते हैं। कुछ लोग ऐसी जगह पे ही रह रहे हैं कि जहां पर खाने का कुछ और है ही नहीं, तो फिर वो मांसाहारी खाएंगे, तो फिर वो लोग वहां की संस्कृति में मांसाहार को नैतिक मानेंगे, उसे अनैतिक नहीं मानेंगे। जैसे मान लीजिए, माना यह जाता है आमतौर पर कि जो ब्राह्मण हैं वो मांसाहार का सेवन नहीं करते, परंतु बंगाल के जो ब्राह्मण हैं वो मांसाहार का सेवन करते हैं, मछली और भात का। क्यों? क्योंकि वो जिस जगह पे रहते हैं वहां पर मछली और भात बहुतायत में पाए जाते हैं, तो फिर वो उसका सेवन करेंगे। तो मछली खाना या मांसाहार खाना उनके लिए अनैतिक नहीं है। जैसे हम भारत में रहते हैं और भारत में अच्छा खासा अनाज वगैरह सब उगाया जाता है, तो इसलिए भारत के अधिकतर लोग शाकाहारी हैं। परंतु अगर हम बात करें जापान की, तो जापान जो है वहां पर इतना एग्रीकल्चर एरिया नहीं है, और वहां पर समुद्री कोस्ट बहुत ज्यादा कटा फटा है, तो वहां के लोग मछली खाना ज्यादा जो प्रेफर करते हैं, और मछली में भी वो वेल जैसी मछलियों का भी शिकार करते हैं। तो कुछ लोग कहते हैं कि जैसे मछलियां खाना, ये तो अनैतिक हुआ। अब चीन में आप देखो तो केकड़े खाते हैं, तमाम लोग चीजें खाते हैं, ऐसी ऐसी चीजें जो भारत में खाना एकदम अनैतिक माना जाएगा, है ना। तो वहां का भूगोल, किस जगह में वो रह रहे हैं, वह भी वहां की जीवन शैली को प्रभावित करता है, और वो जीवन शैली ही फिर वहां की नैतिकता को भी निर्धारित करती है। आई समझ में आपको बात? ठीक है। फिर अगर हम देखें तो आर्थिक कारक जो है, वो आर्थिक कारक भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कैसे आर्थिक कारक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे? जैसे पूंजीवादी जो देश होते हैं वहां पर लाभ कमाना जो है, लाभ कमाना अच्छा माना जाता है। पूंजीवादी देश मतलब यूएसए वगैरह हो गया, या आप देखो कि जो भी पश्चिमी देश है, वो क्या करते हैं, वो पूंजीवादी विचारधारा को मानने वाले देश हैं। तो वहां पर लाभ कमाना अच्छा माना जाता है कि भाई लाभ कमाओगे तभी तो आप बिजनेस को आगे बढ़ा पाओगे, और लाभ कमाना तो बहुत अच्छी चीज है। ठीक है। परंतु जो साम्यवादी देश हैं, जो कम्युनिस्ट देश हैं, जैसे क्यूबा हो गया, पहले का जो यूएसएसआर था वो हो गया, इस प्रकार जो देश हैं, वहां पर लाभ कमाने को अनुचित माना जाता है। कि भाई अगर ये लाभ कमा रहा है, इसका मतलब है कि ये किसी न किसी के का शोषण करके फिर लाभ कमा रहा है। ठीक है ना, किसी की कीमत पर ये लाभ कमा रहा है, किसी का शोषण हो रहा है, उसी कीमत पर ये लाभ कमा रहा है। तो वहां पर जो है वो लाभ कमाने को माना जाता है खराब। तो इस प्रकार से आर्थिक कारक भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आपकी विचारधारा क्या है, ये भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक। फिर आ जाता है संगठन। क्या आ जाता है? संगठन। भाई किसी संगठन में आप काम करते हो, संगठन भी आ गया यहाँ, प्रोफेशन भी आ गया, यानी पेशा, पेशागत नैतिकता भी तो होती है ना। जैसे मैंने आपको एक बार एग्जांपल देके समझाया था सुषेण वैद्य का और हनुमान जी वाले उस वार्तालाप का, है ना। तो यहां पर देखिए, संगठन, किस संगठन में आप क्या कार्य कर रहे हो, उस संगठन का वर्क कल्चर कैसा है, वहां की कार्य संस्कृति कैसी है, यह भी निर्धारित करती है कि आपकी नैतिकता क्या होगी। भाई किसी संगठन का वर्क कल्चर इतना बढ़िया है कि वहां पर सब लोग ईमानदार से काम करते हैं, सुबह टाइम से आते हैं, शाम को टाइम से घर जाते हैं, और अच्छे से अपना काम करते हैं, तो फिर उस वहां की नैतिकता जो है, वो नैतिक आचरण है, उनको वो ये सब चीजें प्रभावित करेगी। कोई नया लोग आदमी जाएगा वहां पर, ज्वाइन करेगा, तो वो भी इन्हीं का ही पालन करेगा। जैसे हम देखें भारत में इसरो को देखें, तो इसरो का इसका वर्क कल्चर ही इतना बढ़िया है ना। वहां पर वैज्ञानिक प्रगति, भलाई, राष्ट्र विकास के कामों में यहाँ पर ध्यान दिया जाता है। तो इनमें जो काम करेंगे लोग, उनके नैतिक आचरण भी फिर वैसे ही होंगे। यहाँ पर व्यक्तिगत लाभ के बजाय सामाजिक लाभ को बढ़ावा दिया जाता है, उन पे ज्यादा फोकस यहाँ पर किया जाता है। तो संगठन भी इस प्रकार से महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फिर देखिएगा, हम देखें तो समय, समय भी नैतिक मानदंडों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। देखिए, किसी आज से 500 साल पहले जो बातें बातें अच्छी थी, क्या वो बातें आज भी ठीक मानी जाएंगी? सती प्रथा को उचित माना जाता था, है ना। और ये जो छुआछूत के आधार पर और ये भेदभाव होता है, इस भेदभाव को भी एक समय में, जातिगत भेदभाव को, लिंग भेदभाव को सही माना जाता था। तो क्या आज वो भेदभाव को हम सही मानेंगे? दास प्रथा को एक समय में सही माना जाता था, तो क्या आज हम उसको सही मानेंगे? तो समय, देखिए, समय, काल, परिस्थितियां, ये सब हमारी नैतिकता को प्रभावित करती है, इनसे प्रभावित होता है ना।
तो ठीक है, ये समय इस प्रकार से प्रभावित कर दिया। ठीक है, फिर आ जाते हैं अनुभव। जो व्यक्तिगत अनुभव होते हैं ना, आपके कुछ व्यक्तिगत एक्सपीरियंसेस होते हैं, वह भी आपके नीति शास्त्र को या नैतिकता को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसे यहां पर सबसे बड़ा उदाहरण दिया जाता है सम्राट अशोक का। सम्राट अशोक अपने 99 भाइयों को, ऐसा कहा जाता है 99 भाइयों को मारकर बनते हैं सम्राट, और पूरे देश में हाहाकार मचा देते हैं, चित्कार मचा देते हैं, और पूरे देश में जीत मचा देते हैं। फिर 8वें वर्ष जो है इनके, ये जीतते हैं कलिंग को, और कलिंग में जब ये जीतते हैं तो देखते हैं कि किस प्रकार से लोग वहां पर मर रहे हैं। हजारों लोग मरते हैं, लाखों लोग मरते हैं, सैनिक जो है मर जाते हैं, और फिर जो आम आदमी है वो भी मरते हैं। तो अब इनका देखिए हृदय यहां से परिवर्तन हो जाता है, और अब ये यहाँ पर भेरी घोष की जगह धम्म घोष की नीति अपनाने लगते हैं। और फिर देखिए इनके व्यक्तिगत जो ये एक्सपीरियंस था, यही तो अब देखिए एकदम से इनकी नैतिकता परिवर्तित हो जाती है, नीति शास्त्र इनका परिवर्तित हो जाता है, और ये फिर धम्म के उस पर सिद्धांत पर काम करने लगते हैं कि नहीं भाई, मैं तो धर्म के मार्ग पर चलूंगा, धर्म के मार्ग पर चलकर ही मैं अब देश को विजित करूंगा, दुनिया को विजित करूंगा। तो इस प्रकार से व्यक्तिगत अनुभव भी प्रभावित करते हैं। ऐसे व्यक्तिगत अनुभव आपके जीवन में भी कभी ना कभी तो हुए ही होंगे, जो आपके नीति शास्त्र मानकों को प्रभावित करते हैं, आपकी नैतिकता को प्रभावित करते हैं, है ना। आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, इससे पहले आपकी नैतिकता हो सकता है किसी जाति के बारे में, धर्म के बारे में आपके विचार कुछ और हों, लिंग के बारे में आपके विचार कुछ और, मगर आज आप देखोगे तो आप जो है एक बहुत ही मैच्योर आदमी होंगे, आपके विचार एकदम परिवर्तित हो गए होंगे, आपकी नैतिकता पूरी परिवर्तित हो गई होगी। तो इस प्रकार से ये सब चीजें भी जो है आपके व्यक्तिगत अनुभव है, वो भी आपकी नीति शास्त्रीय मानकों को या आपके नैतिकता को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो बस आज का लेक्चर हम यहीं समाप्त कर लेते हैं। नमस्ते, धन्यवाद।